नमस्कार बच्चों। केपीकेसी के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे थे और आज भी हम क्वेश्चंस पे ही बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने देखा कि 1 घंटे के आसपास टाइम हो गया है, तो मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया था उसको, और मैं आप लोगों से बिना कुछ बोले लेक्चर कंप्लीट करके चला गया था। आज की क्लास में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट केपी फॉर गिवन रिएक्शन NH4HS अमोनिया प्लस H2S at 400 Kelvin temperature and 12 atm प्रेशर। 12 atm प्रेशर। अब क्वेश्चन देख के कुछ अजीब टाइप का लग रहा होगा कि मोल नहीं दिया है, प्रेशर दिया हुआ है, क्या करा जाए इसका। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए क्या है कि सॉल्यूशन NH4HS अमोनिया प्लस H2S। इनिशियली ये 0 रहा होगा, प्रेशर इसका कुछ नहीं रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम भाई ये तो सॉलिड है, तो उसका तो पहले से ही प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पे प्रेशर P हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रेशर P हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। अगर यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो हम बोलते हैं ये P हो जाता है, ये 2P हो जाता है, लेकिन अभी दोनों सेम है तो P एंड P। ठीक है। अब देखिए P प्लस P इज इक्वल टू लिखा हुआ है 12 atm टोटल प्रेशर है आपका। तो P कितना हो गया, 2P इज इक्वल टू 12 और P इज इक्वल टू हो गया 6 atm। ये 6 atm आ गया। Kp इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, Kp इज इक्वल टू PnH3 इंटू PH2S। तो PnH3 भी P है और PH2S भी P है, और दोनों क्या है, 6 atm है। तो हम बोलेंगे 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36। यूनिट क्या होगी, atm स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट लिया जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ Kp for the given reaction
इज 5 ATM। केपी की यूनिट है ATM, यहाँ पर डेल्टा NG कितना है 1 है ना। इफ केपी फॉर द गिवन रिएक्शन इज 5 ATM एंड फाइंड Kc at 1/12 Kelvin। 1/12 केल्विन बहुत कम नहीं हो गया? चलो 1/12 क्यों ले रहा था वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी अपन 273 केल्विन ले लेते हैं, है ना। अभी 273 केल्विन ले लेते हैं। सॉल्यूशन Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा NG है, ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले पे अभी तक क्वेश्चन नहीं किया था हम लोगों ने। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा है। तो Kp की वैल्यू 5 है, Kc की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू 0.0821 है और T की वैल्यू 273 है। अच्छा, मैंने R की वैल्यू कैसे लिख दी? R की वैल्यू मैंने यही वाली क्यों ले ली? देखिए आपको R की वैल्यू कैसे लेनी है। अगर प्रेशर की यूनिट ATM में दी हुई है तो R की वैल्यू 0.0821 लेनी है, ध्यान से कहीं लिख लीजिएगा। अगर प्रेशर की यूनिट बार दी है तो R की वैल्यू 0.083 लेनी है, 821 नहीं लेनी है, 0.083 लेनी है। अगर ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल दिया हो प्रेशर की यूनिट, तो यहाँ पे 8.314 लेना है। तो 8.314 लेना है। 0.0821 जो होता है वो 1/12 होता है। 1/12 करेंगे तो 0.0821 के आसपास आएगा। इसीलिए मैं वो यहाँ पर 1/12 केल्विन ले रहा था, लेकिन वो गलत ले रहा था। मुझे 12 केल्विन लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए चलेगा यहाँ पर। तो हमने थोड़ा नया जुगाड़ निकाला। इन दोनों को जानते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 273। तो Kc इज इक्वल टू आ गया 5/22.4 5/22.4। ठीक है। अब यूनिट वही डेल्टा NG लेना, मोल पर लीटर। 5/22.4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 22.4 आता है। ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन आपको Kp में और जैसे Kc और Kp में रिलेशन बताया था, वैसे Kp एंड Kx में रिलेशन बता देते। C फॉर कंसंट्रेशन है, P फॉर प्रेशर है, तो X फॉर मोल फ्रैक्शन है। X फॉर मोल फ्रैक्शन है। तो ऐसे आप जानते हैं कि Kp इज इक्वल टू क्या है। Kp इज इक्वल टू है, अगर हम रिएक्शन ले लें A B C D, ये रिएक्शन यही। तो अगर हम बोलें कि Kp क्या है, तो आप Kp बोलेंगे PC पावर C, PD पावर D, PA पावर A, PB पावर B। ठीक है। तो अब PC कितना है, तो PC इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू टोटल प्रेशर। PC कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू टोटल प्रेशर। PA कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर। सबके बारे में ऐसे लिखते जाएंगे। तो Kp इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू P
पावर C मोल फ्रैक्शन ऑफ D इंटू P पावर D मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P पावर A मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P पावर B। ठीक है। अब यहां पर ये करते जाते हैं, तो अब ये पावर C हो जाएगा, पावर D हो जाएगा, पावर A हो जाएगा, पावर B हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Kp इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C पावर C मोल फ्रैक्शन ऑफ D पावर D मोल फ्रैक्शन ऑफ A पावर A मोल फ्रैक्शन ऑफ B पावर B इंटू P पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। ठीक है। अब इतनी वैल्यू को हम क्या बोल दे रहे हैं, इतनी वैल्यू को बोल दे रहे हैं हम Kp इज इक्वल टू Kx इंटू P पावर डेल्टा Ng। एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ जाता है, लेकिन इसकी मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि Kp डिपेंड्स ऑन प्रेशर। मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया कि Kp एंड Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किसी कहीं पर भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको ये फॉर्मूला निकाल के इसलिए बताया कि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड आए तो आप ऐसे कर सके, पर कहीं पर भी फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, कहीं भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये बात का ध्यान रखना है। मतलब आपको कहीं पर भी ये नहीं बोलना है कि सॉरी फॉर्मूला तो लगाना है, कहीं पर भी आपको ये नहीं बोलना है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन Kp डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ये आपको नहीं बोलना है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। नाम है उसका रिएक्शन क्विसेंट। रिएक्शन क्विसेंट कैपिटल Q उसका सिंबल होता है, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं रिएक्शन क्विसेंट को। रिएक्शन क्विसेंट क्या होता है? रिएक्शन क्विसेंट को हम Q से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो उसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेते हैं, या पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ले लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन लेते हैं तो भी इक्विलिब्रियम पे लेते हैं, प्रेशर लेते हैं तो भी इक्विलिब्रियम पे लेते हैं। लेकिन मान लो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज ही नहीं हुआ हो, अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई हो, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ हो, अभी इक्विलिब्रियम पे पहुंचा ही ना हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी उतनी बनी ही ना हो जितना कि Kc के लिए या Kp के लिए ज़रूरी है, रिएक्टेंट अभी उतना टूटा ही ना हो जितना कि Kp या Kc के रेशियो के लिए ज़रूरी है, और आपने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो उसी जगह पे निकाल लिया। जब आप किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो जो निकल के आता है वो रिएक्शन क्विसेंट है। अगर यही काम आप इक्विलिब्रियम पे करते हैं तो रिएक्शन क्विसेंट ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, लेकिन बिना इक्विलिब्रियम के भी ये काम किया जा सकता है। अगर बिना इक्विलिब्रियम के ये काम करते हैं आप तो उसको रिएक्शन क्विसेंट बोला जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे अगर करते हैं तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक पॉइंट लिखिएगा, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन अदर देन द इक्विलिब्रियम स्टेज, other than the equilibrium stage, ratio between concentration of product and concentration of reactant
is known as reaction coefficient, is known as reaction coefficient, is known as reaction coefficient। किसी भी टाइम पर अगर आप निकाल लेते हैं तो वो रिएक्शन क्विसेंट है, और इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसे हमारा रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन है, इसमें हमने Q इज इक्वल टू लिखा कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, D पावर D, A पावर A, B पावर B। तो आपको लगेगा सर यही चीज तो हम केसी में भी लिखते थे, यही चीज तो हम केसी में भी लिखते थे। ये है एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब क्यों अगर केसी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है रिएक्शन नॉट एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन नॉट एट इक्विलिब्रियम। अगर Q इज इक्वल टू KC है अगर Q इज इक्वल टू KC है, Q इज इक्वल टू KC है और आपको बोल दिया गया, तो ये कब होगा? ओनली एट इक्विलिब्रियम। Q इज इक्वल टू KC तब होगा जब केवल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी उसी टाइम पर, और किसी भी टाइम पर आप Q निकाल सकते हैं। मतलब ये सिंबल और पावर देखकर आपको दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ अलग होगी। मान लो यहाँ पे 2 मोल पर लीटर है, 2 मोल पर लीटर है, वहाँ हो सकता है 1 मोल पर लीटर हो C की कंसंट्रेशन। सिंबल तो तब भी वैसे ही दिखाएंगे ना। तो अगर Q KC बराबर है तो वो कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, और अगर बराबर नहीं है तो रिएक्शन नॉट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तब वो हो सकता है कि इक्विलिब्रियम से पहले हो, या हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम के आगे हो। ये भी हो सकता है कि इक्विलिब्रियम के आगे हो। अब आपको लगेगा सर इक्विलिब्रियम के आगे कैसे चला जाएगा? पहले ही होगा, आगे कैसे चला जाएगा? देखो, जो मैं सोचता हूँ वो आप सोच लें तो काम बन ही जाए। जो मेरे मन में विचार रहता है वो आपके मन में आ जाए तो काम बन जाए, और तुरंत आपके मन में विचार आ जाए तो फिर तो काम खत्म हो जाए। तो ये भी नहीं करना है भाई, अपनी रोजी रोटी का सवाल है। आप तुरंत सोचने लगेंगे तब तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। तो ज़रूरत तो मेरी पड़नी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको समझाते रहें, पर आप मेरे से पहले समझ जाएं तो इसका मतलब है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरे समझाने के बाद आप समझ जाते हैं तो आप एकदम परफेक्ट स्टूडेंट हैं। मेरे समझाने के बाद भी आप नहीं समझते हैं तो स्टूडेंट आप थोड़े गड़बड़ हैं, और मेरे से पूछने के बाद भी आप नहीं समझते हैं तो थोड़े गड़बड़ नहीं है, आप ज़्यादा गड़बड़ हैं। चलिए, अच्छा, Q इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मैं समझाता हूँ उसको भी कि Q इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जैसे अगर Q ज़्यादा है Kc से, Kc या Kp किसी से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम Kc लिख रहे हैं तो Q को कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं, Kp लिखेंगे तो Q को प्रेशर के टर्म में लिख देंगे। तो अगर Q ज़्यादा है Kc से तो इसका मतलब है कि Q की कंडीशन में इसका मतलब है कि Q की कंडीशन में C एंड D की कंसंट्रेशन, तो Q वाले फॉर्मूले में C एंड D की कंसंट्रेशन Kc वाले फॉर्मूले से C एंड D की कंसंट्रेशन से ज़्यादा। अब इसको मिटा देते हैं, Kc में C एंड D है, Q में भी C एंड D है, लेकिन Q क्यों ज़्यादा है? क्योंकि C एंड D न्यूमरेटर इसका ज़्यादा है, उसका कम है। रिएक्शन चाहता है अपने आप को किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम में ले जाना। जब रिएक्शन ये चाहेगा कि हम अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले जाएं तो वो उसको Q को Kc तक पहुंचाना होगा, और Q को Kc तक कैसे पहुंचाएगा वो? C एंड D को कम करके। भाई C एंड D उसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो C एंड D को कम करे ना भाई। तो C एंड D को कम कैसे करेगा? C एंड D को ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट कराएगा, तो रिएक्शन किधर जाए? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो C एंड D कम होता जाएगा। तो अगर Q ज़्यादा है Kc से, देन रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर Q Kc से ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर Q Kc से कम है, अब ध्यान से समझिएगा, Q Kc से कम है मतलब C एंड D की कंसंट्रेशन जो Q में है वो Kc में C एंड D की कंसंट्रेशन से कम है। अब Q चाहता है अपने आप को Kc के बराबर लाना, तो उसको C एंड D की कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। तो C एंड D की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का उसके पास रास्ता क्या है? देखिए, रिएक्शन के पास केवल दो रास्ते हैं, इक्विलिब्रियम में केवल दो ही रास्ते हैं, या तो फॉरवर्ड जाए तो बैकवर्ड जाए, और कुछ नहीं कर सकता। तो C एंड D को बढ़ाना है तो रिएक्शन को A और B को ज़्यादा रिएक्ट कराए और C और D बनाए, मतलब रिएक्शन किधर जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पर रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड है, अगर Q Kc के बराबर है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इज ऑन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस पे है? इक्विलिब्रियम पे है। रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। रिएक्शन ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जा रहा है, रिएक्शन दोनों तरफ सेम स्पीड से जा रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि रिएक्शन दोनों तरफ सेम स्पीड से जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो नेट रिजल्टेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जा रहा होगा, फॉरवर्ड में भी जा रहा होगा, बैकवर्ड में भी जा रहा होगा। फॉरवर्ड में फास्ट जा रहा होगा, बैकवर्ड में स्लो आ रहा होगा, इसलिए नेट रिजल्टेंट फॉरवर्ड का मिलता है तो हम फॉरवर्ड बोल देते हैं। जब बैकवर्ड में जा रहा होता है तो ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड में नहीं जा रहा होता है, बैकवर्ड में तेज जा रहा होता है, फॉरवर्ड में स्लो जा रहा होता है, तब हम बोलते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है।
और जब इक्विलिब्रियम पे होता है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसा नहीं कि रिएक्शन अब हिल ही नहीं रहा है, रिएक्शन अब भी चल रहा है, रिएक्शन दोनों तरफ इक्वल रेट से चल रहा होता है, तो अब बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट होता है उसका। बात समझ पा रहे हैं आप? तो चलिए आपको ये समझा देते हैं कि अभी आपने ये जाना कि CND कम होगा, ये तो बात समझ में आ रही है, CND कम होगा सर, बढ़ाने के लिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कैसे होगा, ज़्यादा कैसे होगा? तो उसके लिए मैं आपको समझाऊं, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने कि CND ज़्यादा कब हो सकता है सर, प्रोडक्ट बनेगा कैसे? तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जैसे मैंने ये बोला कि 5 मोल PCl5 डिसोसिएट टू फॉर्म PCl3 एंड Cl2, ठीक है। और मैंने आपको रिएक्शन दिया PCl3 प्लस Cl2 PCl5, मैंने रिएक्शन ये दिया आपको और बोला कि 5 मोल PCl5 है जो डिसोसिएट होकर PCl3 Cl2 बना रहा है। तो ये 5 था, ये 0 0 थे, इसमें से 5 माइनस x गया तो ये x एंड x बना, पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा कि नहीं? देखिए, तो कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन को उल्टा पलटा जा सकता है, रिएक्शन को लिखने का तरीका बदला जा सकता है, क्योंकि यहां पर भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, पलट दो तो भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन आप नहीं पलटेंगे अपने मन से, आपको रिएक्शन दिया होगा, जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसके अकॉर्डिंग ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। इसीलिए अभी तक पिछली क्लास मैंने पूरी खत्म करी क्वेश्चन देकर, उसमें हर जगह पर मैंने आपको रिएक्शन दिया, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको रिएक्शन मैंने नहीं दिया था। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घट रही है भाई, रिएक्शन के हिसाब से तो प्रोडक्ट आपका यही है, क्योंकि आप लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, राइट में प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट में रिएक्टेंट होता है, तो हमारे लिखने के तरीके के हिसाब से प्रोडक्ट ये है, लेकिन प्रोडक्ट से ही रिएक्शन की स्टार्टिंग ही हुई है, रिएक्टेंट तो था ही नहीं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट घटने लगा। अब आपने इस समय मान लो कि ये घट रहा है, हमको नहीं पता कि ये 4 मोल हो गया, ये 1 मोल हो गया, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब 4 मोल से और कम होगा ये, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट ज़्यादा है, समझ गए? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मीनिंग समझाया मैंने आपको। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द रिएक्शन A plus B gives 3C at 25 Celsius. At 25 Celsius, a 3 liter vessel contain, मैं इसमें से देख के लिख रहा हूँ, a 3 liter container contains 1 mole A, 2 mole B and 4 mole C. Predict the direction of reaction.
प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इफ, फर्स्ट क्वेश्चन है Kc इज इक्वल टू 15, पहले 10 दिया है, सेकेंड 15 दिया है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो Kc इज इक्वल टू 15 और थर्ड दिया है Kc इज इक्वल टू 10.66, ठीक है। ये 3 Kc की वैल्यू दी है, 3 अलग अलग Kc की वैल्यू दी है और उसने पूछा है आपसे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, किस कंडीशन में, कब Kc की वैल्यू क्या रहे तो किस डायरेक्शन में जाएगा। वैसे Kp एक कांस्टेंट टेम्परेचर में बदलता नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन देने के लिए बदले हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमने Q कैलकुलेट किया, सॉल्यूशन लिखा, Q कैलकुलेट किया। हमको नहीं पता ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है कि नहीं है। हमने पावर 3 लिखा, A लिखा, B लिखा, यही रिएक्शन है। अब C की कंसंट्रेशन कितनी है, तो C की है 4/3 पावर 3। भाई वॉल्यूम भी है ना 3 लीटर, तो आपको 3 से डिवाइड करना होगा। A की कितनी है 1/3 और B की कितनी है 2/3। ठीक है, तो ये आ गया 32/3। 32/3 का मतलब कितना है ये 10.66। ये Q की वैल्यू है ये। तो जब हम Q की वैल्यू निकाल ली हमने, अब फर्स्ट कंडीशन में आते, Kc क्या है Q से कम है, Kc क्या है Q से कम है। तो अगर Kc Q से कम है तो रिएक्शन चाहेगा Q को घटाना, Q को घटाएगा तो Q घटेगा कैसे, C की कंसंट्रेशन को कम करते, और C की कंसंट्रेशन को कम कैसे करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके। तो आप बोला गया है प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट केस में लिखेंगे रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सेकंड केस में Kc की वैल्यू 15 दी हुई है और Q की वैल्यू 10.66 है, तो Kc ज़्यादा है Q कम है। Q को क्या करना पड़ेगा, Kc तक लाने के लिए C को बढ़ाना पड़ेगा। C को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना होगा। तो आप बोलेंगे सेकंड वाले में आगे सेकंड कंडीशन में लिखेंगे रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये तो यहाँ पर अगर Kc और Q की वैल्यू क्या है, बराबर है, Kc और Q की वैल्यू क्या है, बराबर है। अब बराबर वैल्यू होने पर अब आप बोलेंगे सर रिएक्शन मूव्स इन, हमको एट इक्विलिब्रियम दिया ही नहीं था, तो आपका तो एक ऑप्शन हो गया कि रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आपके पास इक्विलिब्रियम वाला ऑप्शन ही नहीं था तो आप लिखेंगे रिएक्शन मूव्स इन बोथ डायरेक्शन विद इक्वल रेट। रिएक्शन मूव्स इन बोथ डायरेक्शन विद इक्वल रेट, समझ गए। तो इसको जरा लिखिए। अब देखिए क्या है कि अगर रिएक्शन में कोई रिएक्शन दिया हुआ है, कोई या कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, या Kp या Kc की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, Kp या Kc की वैल्यू दी हुई है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर Kp या Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ जाइए कि रिएक्शन में प्रोडक्ट डोमिनेटिंग रिएक्शन उसको बोला जाता है, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन में प्रोडक्ट हाईली स्टेबल होता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में Kp या Kc की वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻³ 10⁻⁴ कम होती है,
तो आप समझ जाइए कि वो रिएक्टेंट डोमिनेटिंग रिएक्शन है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट हाईली स्टेबल होता है, रिएक्टेंट हाईली स्टेबल होता है। तो पॉइंट ये बात हम लिखेंगे कि इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, तो अगर बहुत हाई है मतलब Kc और Kp जो है वो मोर देन 1 है, मोर देन 1, हाईली मोर देन 1 है। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई देन reaction is a product dominating reaction and product is highly stable, प्रोडक्ट इज हाईली स्टेबल। लेकिन इसका उल्टा भी बोल सकते हैं ना कि इफ Kp और Kc इज वेरी लो, मतलब क्या हो गया वेरी लो का, Kp या Kc की वैल्यू क्या है 1 से कम है या काफ़ी कम है, देन रिएक्शन is a reactant dominating and reactant is highly stable, reactant is highly stable। अब ऐसा कोई एक क्वेश्चन करके मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं आप? एक क्वेश्चन ले लिया हमने, चार रिएक्शन आपको दे रहे हैं N2O5, N2 + 5O2, सेकेंड रिएक्शन है आपकी 2N2O, 2N2 + O2, थर्ड रिएक्शन है 2N2O3, 2N2 + O2, फोर्थ रिएक्शन है 2NO और यहाँ हो जाएगा N2 + O2, ठीक है। यहाँ पर Kc की वैल्यू है 10⁵, यहाँ Kc की वैल्यू है 10⁻², यहाँ Kc की वैल्यू है 10 कर देते हैं, यहाँ Kc की वैल्यू है 10⁻², ठीक है। क्वेश्चन है फ्रॉम above data which oxide of nitrogen is most stable, which oxide of nitrogen is most stable, और इसमें चार ऑप्शन है आपके पास N2O5,
N2O, N2O3, NO। ठीक है, ऑप्शन मैं बदल सकता हूँ, रिएक्शन बदल सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि जो नोट्स में दिया हो वही मैं बिल्कुल लिख दूँ। तो ये आपका फ्रॉम अबव डेटा विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल। अब ऑक्साइड नाइट्रोजन, यहाँ कोई ऑक्साइड नहीं है, ऑक्साइड सब यहाँ पर है। ठीक है, अब ऑक्साइड कौन है? रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट हाईली स्टेबल कब होगा? जब Kc की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो अब आपको देखना है कि Kc की वैल्यू कम, सबसे कम कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो Kc की वैल्यू यहाँ सबसे कम है, तो ये ऑक्साइड कौन सा है? NO है। तो NO क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब आप लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग डालेंगे आप, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पे हम बात कर रहे हैं Kp या Kc की। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? Kp या Kc की। Kp या Kc की बात कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट पॉइंट है, फॉर गिवन रिएक्शन, फॉर गिवन रिएक्शन Kp and Kc are only depends on टेम्परेचर। लेकिन एक शब्द यहां पर बोला जा रहा है, बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, फॉर गिवन रिएक्शन। अगर रिएक्शन गिवन है तो, अब मान लो अगर रिएक्शन गिवन नहीं है तो आपको बोला जाए कि एक कंटेनर है जिसमें अमोनिया, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम पर है, तो आप वो रिएक्शन क्या लिखेंगे? अमोनिया को लेफ्ट में लिखेंगे कि अमोनिया को राइट में लिखेंगे? N2 + 3H2 gives 2NH3 लिखेंगे या हाफ N2 + 3/2H2 gives NH3 लिखेंगे? तो रिएक्शन क्या लिखेंगे? ये तो जब तक अगर हमें रिएक्शन गिवन है तब तो हमारा काम आसान हो जाता था। मैं तो अभी तक क्वेश्चन मैंने दिया तो रिएक्शन मैंने दिया आपको, लेकिन अगर रिएक्शन दिया ही ना हो या एक से ज़्यादा टाइप के रिएक्शन बनाए जा सकते हों उस कंडीशन पर, तो फिर हर कंडीशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is also depends on stoichiometric coefficient of reacting species। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिएक्शन है, आपने H2I2 2HI लिख लिया और यहाँ Kc की वैल्यू K1 है, ठीक है। और यही रिएक्शन अगर आप ऐसे लिख दें,
तो यहाँ Kc की वैल्यू K2 है। अब यहाँ हमने कोई टेम्परेचर तो बदला नहीं, लेकिन क्या बदल दिया, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल दिया। तो अब फॉर गिवन रिएक्शन, अब रिएक्शन ही नहीं दिया है, H2I2 मिलकर 2HI बना रहे हैं, तो H2I2 मिलकर HI बना रहे हैं। मान लो हाइड्रोजन एंड आयोडीन मिलकर HI बना रहे, तो हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर HI यहाँ भी बना रहे, हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर HI यहाँ भी बना रहे। कैसे भी बना सकते हैं आप। अब ये दोनों कंडीशन में से चाहे जैसे बना सकते हैं, तो फिर Kc की वैल्यू भी अलग अलग निकल सकती है। तो गिवन रिएक्शन अगर है, रिएक्शन फिक्स है, ये फिक्स है तो Kc फिक्स है, ये फिक्स है तो Kc फिक्स है। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई एक होगा, हमको पता ही नहीं है दोनों में से कौन सा होगा, तो फिर Kc कहाँ से फिक्स होगा या Kp कहाँ से फिक्स होगा। तो अब जैसे मैं पहली कंडीशन की बात करूं कि भाई फर्स्ट रिएक्शन हमने दिया है आपको, सेकंड रिएक्शन दिया है, और हमने फर्स्ट कंडीशन की बात करी, फर्स्ट केस ले लिया, K1 की वैल्यू ले ली HI H2I2, और सेकंड केस ले लिया K2, तो यहाँ पे लिख दिया HI H2I2। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर हम K1 का रूट ले लें, K1 का रूट ले लें, तो HI स्क्वायर का रूट HI हो जाएगा, H2 का रूट H2 पावर हाफ हो जाएगा, I2 का रूट I2 पावर हाफ हो जाएगा, और K1 का क्या हो जाएगा, रूट। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि K2 किसके बराबर होगा, रूट K1 के। तो कहने का मतलब है कि आप यहां पर, मेरी बात समझ पा रहे हैं, आप यहां पर चेंज कर सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर बदला तो समझ लो कि आपका Kc बदल जाएगा। तो चलिए यहां पर कैसे बदलेंगे हम इसको, इस पे लिखते हैं। आप जरा सा लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, जरा से इसको आप लिख लीजिएगा। हम नोट करके 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि जहां हेडिंग ना समझ में आए वहां नोट कम चल जाता है। नोट काम NOT वाला, तो हम नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, व्हेन 2 or more reactions are added, when 2 or more reactions are added, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शन को जोड़ा जाता है, when 2 or more reactions are added, then net equilibrium constant is obtained by multiplying equilibrium constants of all रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट था ये। अगर मान लीजिए कि A B बना रहा है, B C बना रहा है और C D बना रहा है, और हमको चाहिए A से क्या, D। तो इसका मतलब हमने तीनों को जोड़ दिया, तो B से B कैंसिल हुआ, C से C कैंसिल हुआ, फाइनल क्या बचा, AD। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है, और यहाँ पे K नेट। तो K नेट क्या हो गया, मतलब नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, K1 इंटू K2 इंटू K3। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेके बताएं आपको, मिटाए इसको। जैसे मान लीजिए कि A गिव्स B, C गिव्स B, और हमको चाहिए A गिव्स C। यहाँ पर एक K1, यहाँ पर एक K2, और यहाँ पर ये K है। K आपको क्या करना है, फाइंड करना है।
इन टर्म्स ऑफ K1 एंड K2। तो आपने क्या किया, अब ये दोनों जो रिएक्शन को ऐड करी तो ये दोनों तो कैंसिल होगा नहीं और ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला रिएक्शन तो एज इट इज लिखना होगा, सेकंड रिएक्शन को ऐसे लिखना होगा। जब आप सेकंड रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा क्या, 1/K2, ये हो गया K1। अब ये AC, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 इंटू 1/K2। मीनिंग समझे आप? नहीं, चलिए मैं समझाता हूं। जैसे देखिए K2 क्या है, K2 है B/C, तो C/B लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/K2 तो लिखेंगे। और हमको यहाँ पर ये C/B लिखना पड़ेगा, यहाँ पे C/B लिखना पड़ेगा, तो 1/K2 आ जाएगा। तो ये ऐसे, तो कहने का मतलब ऐड करने के भी तरीके हैं। आप चाहें तो ऐड करने के लिए इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए तो पॉइंट करके लिख लेते हैं, इसको भी पॉइंट करके लिख लेते हैं। मतलब इस वाले पॉइंट को जो हमने पलटा है इसको भी एक पॉइंट करके लिख लेते हैं। क्लियर है? सेकंड पॉइंट लिखिएगा, व्हेन एन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड। देखिए मैंने बोला ना कि उल्टा कर दिया था हमने रिएक्शन को। व्हेन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम इनवर्स। जैसे अगर आपने ए बी, KC क्या है, K1 है, तो BA यहां पे आपने रिवर्स कर दिया तो KC क्या हो जाएगा, 1/K1। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1। तो अगर यही पलट देते हैं तो ये 1/K1 हो जाएगा। यही बात तो अभी हम किए थे। तो अगर आप एक रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इनवर्स कर देते, 1/, कर देते। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, whenever a reaction is multiplied by a factor n, then the n become the power of equilibrium constant. Factor n, then n become the power of equilibrium constant. Then n become the power of equilibrium constant for calculating new equilibrium. constant. चलिए समझाते हैं। देखिए 2A 4B 6C, इसके लिए हमारा ये K1 है, KC की वैल्यू क्या है, K1 है। ठीक है, नया रिएक्शन लेते हैं, A + 2B गिव्स 3C, और इसके लिए हमको KC निकालना है। तो आपने पहले रिएक्शन में ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई बाई किससे किया है, n से। आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये बन गया। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आपने n की वैल्यू क्या रखी है, n की वैल्यू तो हाफ है, मतलब आप इसने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, तो जो न्यू KC होगा वो K1 पावर क्या हो जाएगा, n। न्यू KC क्या होगा, या इसको K2 लिख लेते हैं, K2। तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 पावर n।
K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 पावर n, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हाफ। जो भी है n की वैल्यू जितनी भी आ रही है उसको पुराने वाले k के पावर में कर देना है, पुराने वाले k के पावर में कर देना है, समझ रहे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन देते हैं, Kc for 2SO2 plus O2 gives 2SO3 is 9 and find Kc for SO2 plus half O2 SO3। ठीक, तो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO2 के लिए Kc की वैल्यू कितनी है, 9 है। और हमारा जो ये SO2 है प्लस हाफ O2 है, SO3 है, 3 है यहाँ पर, वहाँ पर 3, हाँ 3 है। यहाँ पर नया Kc जो है वो K क्या है वो नहीं पता हमको, लेकिन ये पता है कि यहाँ से यहाँ जाने पर हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, n की वैल्यू कितनी है, हाफ है। तो हमें निकालना है K इज इक्वल टू 9 पावर n, मतलब 9 पावर हाफ मतलब 3, ये नया, ये आंसर आ गया। समझ पाए। तो अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसको इन्वर्स कर दीजिए, किसी रिएक्शन में अगर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हाफ कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2 कर दीजिए, जो भी करते हैं आप वो कर दीजिए। समझ पा रहे हैं। चलिए, तो इस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे तो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नमस्कार।